मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप समय के साथ ही साथ अब रिवीजन भी करते जा रहे होंगे, क्योंकि मई का महीना आ चुका है तो कुछ टॉपिक आपके समाप्त भी हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का जो इतिहास है और उनका जो पहला अध्याय है वो कौन सा है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद। और एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो उसी के हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये पहले अध्याय का ये चौथा पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे वीडियो की लंबाई 20 मिनट के आसपास या 20 मिनट से कम ही होगी। अभी तो वीडियो हमारा 10 या 12 मिनट का ही हो रहा है। मैं बस एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई बर्डन ना हो, आप वीडियो को देखते हुए बोर ना हो कि कब ये वीडियो समाप्त हो जाए, स्किप करने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए अभी हम एक एक टॉपिक को ही लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी, आप जब ये बताएंगे कि सर थोड़ा वीडियो की लंबाई और अगर बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर मैं बढ़ा दूंगा और एक साथ 2-3 टॉपिक को कवर करूंगा। तो इनसे पहले वाले टॉपिक में हमने जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1848 ईस्वी की क्रांति, यानी सन 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, क्यों ये क्रांति हुई थी, उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने बोर्ड पर कुछ लिख दिया है, लिख इसलिए दिया है ताकि जब मैं आपको समझाऊं तो अच्छे समझ में आए और बाद में आप इसको उतार भी लें, वीडियो को रोक कर इसका नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये मुख्य चीजें हैं जो अगर ये ध्यान में रहता है तो बिल्कुल आप दीर्घ उत्तरीय में भी इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख पाएंगे। इसी वजह से मैंने कुछ जो मुख्य बातें हैं वो हमने बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए हम देखते हैं। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद ही मैंने बताया था कि उसी में जो एक कानून लाया गया था वो कानून 1848 ईस्वी तक चला था। तो 1848 ईस्वी में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण फिर से 1848 ईस्वी में क्रांति हो गई, तो वो समझना है हमें। तो याद रखना है कि 1848 ईस्वी की क्रांति के समय जो राजा था वो राजा कौन था, लुई फिलिप था। ठीक है, याद रखना है 1848 ईस्वी के समय राजा कौन है हमारा, लुई फिलिप था। यह एक उदारवादी शासक था। ठीक है, लेकिन उदारवादी तो था ये, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी था। जैसे नेपोलियन, ये महत्वाकांक्षा इनकी इतनी अधिक थी जिसके कारण इनके ही देश में यानी फ्रांस में ही लोगों ने इनके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। बाद में गृह युद्ध भी हुआ था और ये चीज 1830 ईस्वी की क्रांति में भी हुई थी। तो इनका भी महत्वाकांक्षा अधिक था कि हमारे क्षेत्र का विस्तार अधिक से अधिक हो, इसी को बोलते हैं महत्वाकांक्षी होना, यानी जिनके पास जितना है उनसे अधिक चाह रखना, अधिक पाने की इच्छा ही वो महत्वाकांक्षा कहलाता है। तो इनकी भी महत्वाकांक्षा क्या थी, अधिक थी। किसका भाई, लुई फिलिप का। ये याद रखना है 1848 ईस्वी की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था भाई, तो वो था हमारा लुई फिलिप। तो याद रखना है कि लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, यानी इनके जो विरोधी थे, जो इनके अगेंस्ट में बोलते थे वहां का, चाहे वो उदारवादी हो या नेशनल असेंबली के लोग, इन लोगों को उन्होंने, इनके जैसे जो और सारे, वैसे तो देखा जाए नेशनल असेंबली और उदारवादी हमेशा देश के हितों की उन्होंने बात किया था, लेकिन और सारे जो लोग जो इनके विरोध में थे, इन्होंने उनको खुश करने के लिए एक नीति अपनाया जिसको कहते हैं स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। अब स्वर्णिम मध्यम वर्गीय यानी मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो पावरफुल थे लेकिन जिसको सत्ता में किसी भी प्रकार का रुचि नहीं था, इन्होंने उनको अपने साथ रखना पसंद किया था। ठीक है, किसने, लुई फिलिप ने। यहां तक तो ये ठीक था, लेकिन इसके बाद ये क्या करते हैं, लुई फिलिप जब राजा बने थे तो 1840 ईस्वी में इन्होंने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया, गीजो को, जो बहुत ही अधिक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, ये कैसा था, बहुत ही अधिक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कौन भाई, गीजो, जिनकी नियुक्ति कब हुई, 1840 ईस्वी में थी। अच्छा, गीजो जो था ये किसी भी प्रकार से ये नहीं चाहता था कि देश में किसी भी प्रकार का संवैधानिक या वैचारिक
या क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव आए या आर्थिक सुधार हो, ऐसा गीजो नहीं चाहता था। यही चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि गीजो किसी भी प्रकार का फ्रांस में वैधानिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक सुधार हो, ये किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। अगर कोई ऐसा बदलाव करना भी चाहता था तो उनके रास्ते में ये गतिरोध उत्पन्न करता था। कौन भाई? गीजो। तो याद रखना है कि लुई फिलिप ने इनके साथ और क्या किया, इन्होंने अपने साथ पूंजीपति वर्ग को, यानी जो वहां के पूंजीपति लोग थे जिसकी संख्या बहुत कम थी, अल्पमत में थे। अल्पमत का मतलब जिसकी संख्या कम है ना। इसी से आप एक शब्द बनता है दो, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ये रूस वाले, जब आप रूस के आसपास पढ़ेंगे या रूस को जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखना है कि लुई फिलिप ने अपने साथ किसको रखा? पूंजीपति वर्ग को रखा, जिस मतलब इन्होंने रखना पसंद किया जिसको शासन कार्य में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। आप ऐसे ही समझिए कि आप गांव के किसी लखपति आदमी को वार्ड सदस्य बना दीजिए तो वार्ड में किसी भी प्रकार का काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा इस घमंड में रहेगा कि मुझे तो रुपये की कमी ही नहीं है, तो मुझे लोगों की सेवा करने से क्या फायदा मिलने वाला है, और मुझे इतनी कम सैलरी मिलेगी, 2000, 4000, 5000 महीने की मिलेगी, इतना तो मैं और कोई काम करके इनसे अधिक कई गुना कमा लूंगा, तो वो उस काम में किसी भी प्रकार का रुचि नहीं लेगा। तो यही चीज इन्होंने लुई फिलिप ने किया था। अपने साथ इन्होंने पूंजीपति वर्ग को रखना पसंद किया जिसको शासन कार्य में किसी भी प्रकार का रुचि नहीं था। जब आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखिएगा जिसको शासन कार्य में रुचि नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और ये बहुत अधिक बढ़ गई थी गीजो के शासन काल में, या जिस समय आप कहिएगा राजा के पद पे कौन बैठे थे? लुई फिलिप, और प्रधानमंत्री के पद पे जब गीजो थे तो इनके ही शासन काल में मूल रूप से पूरे फ्रांस में जो है भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से जब आप बेरोजगारी की समस्या और भुखमरी जब बढ़ेगा तो इनका लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे, और पूरे देश में अब इनका भी विरोध होना शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया। जैसा हमने जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में पढ़ा था, उसी प्रकार से लुई फिलिप और गीजो का भी विरोध होना शुरू हो गया। अभी मैं दोनों को पार्टिकुलर अलग अलग बता रहा हूँ। एक वीडियो इसके बाद जो आएगी, वो जो बनाऊंगा, उसमें मैं दोनों क्रांति को एक साथ रख के आपको समझा दूंगा, ताकि दोनों क्रांति में अंतर और क्या कॉमन चीजें थी वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद क्या किया सुधारवादियों ने? जो वहां का जो सुधारवादी था, इन लोगों ने क्या किया? 22 फरवरी को, कब भाई? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, तो पेरिस में एक थियर्स के नेतृत्व में, ये याद रखना है थियर्स नेता थे, इनके नेतृत्व में इन लोगों ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। तो विशाल भोज का जो आयोजन किया, उस भोज के आयोजन का, उनके पीछे का इन लोगों का मकसद यह था कि उस विशाल भोज में अधिक से अधिक लोग शामिल हो और हम उन तक अपनी बातों को रखेंगे कि लुई फिलिप और ये गीजो के प्रधान मतलब इनके नेतृत्व में जो हमारे देश में इस प्रकार की भुखमरी और बेरोजगारी की जो समस्या बढ़ते जा रही है, हम इसको कैसे काउंटर अटैक करेंगे, या फिर हम इनको कैसे गद्दी पर से उतार फेंकेंगे, कैसे इनको यहाँ से पलायन करने पर मजबूर करेंगे, जैसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति में हुई थी। तो मूल रूप से यहाँ पर भी जब इन लोगों ने भोज का नेतृत्व किया तो इनके भी रास्ते में, मतलब इनके विरोध को दबाने के लिए उन लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन इनका जो नेतृत्व था, जो विशाल भोज का जो आयोजन किया, उसमें बिल्कुल बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए और लोगों ने इसके बाद, इस भोज के आयोजन के बाद एक बड़े स्तर पर, मतलब हर एक जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि अंत में आकर फिर लुई फिलिप को भी 24 फरवरी 1848 ईस्वी को इन्हें अपने गद्दी का त्याग करना पड़ा, और ये भी गद्दी छोड़ के कहां चले गए? ब्रिटेन। याद रखना उस समय ब्रिटेन मतलब एक सुरक्षित जगह के रूप में या सुरक्षित कंट्री के रूप में था कि आप किसी भी प्रकार का क्राइम कीजिए आप वहां चले जाइए, क्योंकि वहां का जो लॉ है, वो कानून जो है वो बिल्कुल ही अलग है। अभी आप अपने देश का ही देखिएगा तो बहुत सारे हमारे देश के जो भगोड़े आप उद्योगपति कहिए या बड़े बड़े लोग क्राइम करके अभी हमारे देश से भी और दुनिया के कई सारे देश के हिस्सों से भी वो लोग दूसरे देश में चले जाते हैं
खास करके हमारे यहाँ से तो ब्रिटेन में, लंदन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनका कानून अलग है, हमारे यहाँ का सब चीज उन पर लागू नहीं हो सकता हमारे देश का, इसीलिए वो लोग दूसरे देश लैंड कर जाते थे। और ये उस समय भी होता था, याद रखना है। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन हुआ, और 24 फरवरी को इस 2 दिन में इतना विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि इनको 24 फरवरी को ही लुई फिलिप को अपना गद्दी त्यागना पड़ा, और गद्दी छोड़कर ये कहाँ चले गए, ये भी इंग्लैंड चले गए। तो जब ये इंग्लैंड चले गए, फिर जो नेशनल असेंबली थी, तो नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी कि अब जो है फ्रांस क्या हो चुका है, गणतंत्र हो चुका है। और इनके साथ ही इन्होंने 21 वर्ष के जो अधिक उम्र के पुरुष थे, याद रखना, व्यस्क मताधिकार इन्होंने दिया। जब ये लुई फिलिप गद्दी छोड़ के चला गया तब, तो याद रखना है कितने उम्र का था, 21 वर्ष का। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत में मताधिकार का जो उपयोग किया जाता है, ये कितने वर्ष के पुरुष या महिलाएं कर सकती है। आपको ये कमेंट करके बताना, यानी कितने वर्ष तक के लोग भारत में वोट डाल सकते हैं। तो 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, याद रखना है, इन्होंने पुरुषों को दिया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसके साथ इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने काम के अधिकार की भी गारंटी दी कि अब सभी को काम भी मिलेगा, जो काम के योग्य हैं उन्हें काम भी दिया जाएगा। साथ ही साथ याद रखना है आपको, ये ध्यान में रखने के लिए बस है कि गणतंत्रवादियों का जो नेता था वो किसको उन्होंने अपना नेता चुना, लामार्टीन को अपना नेता चुना, और जो मूल रूप से सुधारवादी थे उनके नेता लुई ब्लाक थे। तो दोनों तो उस समय 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद दोनों का तो नेता चयन किया गया, दोनों के विचार भी एक साथ मतलब एक ही जैसे थे। लेकिन समय के बाद, समय मतलब बदलते हुए समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इनके विचार भी आने वाले समय में बदल गए और दोनों में मतभेद हो गया, और बाद में जो है लुई नेपोलियन को फ्रांस का राजा घोषित किया गया। तो ये था आपका 1848 ईस्वी क्रांति। इसमें मुख्य चीजें बस याद रखिए कि 1848 ईस्वी की क्रांति, देखिए कोई भी क्रांति होती है तो उसका कुछ कारण होता है, फिर उसका कुछ परिणाम होता है। क्रांति किसी डेट या फिर किसी ईस्वी में शुरू हुई होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं। बस ये 4-5 बिंदु आपका अगर क्लियर हो गया तो इतिहास समझिए लगभग आपको स्पष्ट हो जाएगा, ज्यादा इतिहास में कंफ्यूजन नहीं है। तो 1848 ईस्वी की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या 1848 ईस्वी की क्रांति क्या है, इनको लिखिए। तो आप बोलिएगा कि 1848 ईस्वी की क्रांति के समय लुई फिलिप शासक था जो एक उदारवादी था, लेकिन ये अधिक महत्वाकांक्षी था। इन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सर्वनिम्न मध्यम वर्गीय की नीति अपनाया। लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री के पद पर गीजो को नियुक्त किया, जो अधिक प्रतिक्रिया या कट्टर प्रतिक्रियावादी था, और गीजो किसी भी प्रकार का वैधानिक, सामाजिक या फिर आर्थिक सुधार नहीं चाहता था। और क्या किया, गीजो के शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी, और जब ये समस्या अधिक बढ़ गई तो मूल रूप से वहां के नागरिकों में इस असंतोष प्रकट हो गया, और बाद में वो लोग इनका विरोध करने लगे। और फिर सुधारवादियों ने क्या, अच्छा बिल्कुल हाँ, सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। इस आयोजन को दबाने का हर संभव प्रयास किया गया था, लेकिन यह आयोजन सफल हुआ। और फिर 22 फरवरी 1848 ईस्वी के इस विशाल भोज या विशाल आयोजन के बाद आम लोगों का जो आंदोलन था वह बहुत अधिक बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ा। फिर इसके बाद आपको लिख देना है कि उनके ब्रिटेन जाने के बाद, लुई फिलिप के ब्रिटेन जाने के बाद नेशनल असेंबली ने मूल रूप से देश को गणतंत्र घोषित किया, और साथ ही 21 वर्ष के अधिक उम्र के पुरुषों को मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार दिया। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि अब काम के बदले मतलब सभी को काम के अधिकार की इन्होंने गारंटी दी। बाद में जो गणतंत्रवादियों का नेता था, गणतंत्रवादियों ने अपना नेता लामार्टीन को, और जो सुधारवादी थे इन्होंने अपना नेता लुई ब्लाक को चुना। लेकिन समय के साथ दोनों में आपसी मतभेद बढ़ते गए, और बाद में लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूँ। आप वीडियो को रोक कर
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको लिख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ये मैं उम्मीद करता हूं। आपको समझ में आया या नहीं आया ये आप ही बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अभी मैंने 2 बार रिवीजन किया था, एक बार और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए और या 1.5 कर लीजिए। उनके बाद भी अगर कहीं पर डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपके डाउट को मैं हर संभव क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपने 1848 ईस्वी की क्रांति को पढ़ा। अगली वीडियो में मैं जुलाई 1830 और सन 1848 ईस्वी क्रांति दोनों को मैं सम्मिलित करके एक बार में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए। तो जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजफुल के और सभी वीडियो को। जय हिंद।